हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए आपकी दीदी लेक्चर तैयार कर रही हैं और चलिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या समझना है। जैसा कि मैंने आपको आपके समुच्चय पढ़ाए थे यानी सेट थ्योरी, और उसमें मैंने कल आपको बता दिया था सेट पर ऑपरेशन करना यानी यूनियन और इंटरसेक्शन नाम के मैंने आपको 2 ऑपरेशंस बताए थे, और ये भी बताया था कि वो किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ जैसे हैं और आप उन्हें कैसे इजीली याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें देखना है कि जो हमारा वो यूनियन और इंटरसेक्शन नाम के 2 ऑपरेशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में गुणधर्म कहा जाता है, यानी कि जब हम यूनियन करेंगे अपने सेट्स का या फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसे हम उन्हें, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे हमें अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसे और इजी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। यही प्रॉपर्टीज़ आपकी यूनियन में भी होती हैं और यही इंटरसेक्शन में भी होती हैं। तो आइए एक एक समझते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और हिंदी में उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ऑर्डर को रीअरेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 सेट दिए हैं ए और बी, आपको उनका यूनियन निकालना है तो आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। या तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, यानी ए को आगे और बी को पीछे रख करके यूनियन निकाल लीजिए। यूनियन आपको पता है हमें क्या करना है, कॉमन वाले जो एलिमेंट हैं उन्हें एक बार ले लेना है और उसके बाद में दोनों सेट्स में जो बाकी बचे एलिमेंट होंगे उन्हें ले लेना है। तो या तो हम ए यूनियन बी निकाल लें या फिर हम बी यूनियन ए निकाल लें, यानी चाहे हम ए को पहले ले लें, बी को बाद में ले लें, और चाहे बी को पहले रख लें और ए को बाद में रख लें। दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है, वो क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव होता है। उसे हम रीअरेंज करके आंसर सही निकाल सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। इसे हिंदी में साहचर्य नियम कहते हैं। इसमें भी क्या है, मैंने आपको पिछले जो 12th वालों को मैंने मैट्रिक्स में भी इसी तरह के नियम पढ़ाए हैं। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी और सी, यानी आपको 3 सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, आपको तीनों का यूनियन निकालना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप ए और बी का यूनियन निकाल लेंगे, जो आपका एक फाइनल सेट आएगा उसका और सी का यूनियन निकाल लेंगे और तब आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप बी और सी का यूनियन निकाल लेंगे और बी और सी का यूनियन निकालने के बाद जो फाइनल सेट आएगा इससे जो सेट मिलेगा उसका हम ए के साथ यूनियन निकाल लेंगे। तो दोनों तरह से हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साहचर्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। अब आपको बहुत ज़्यादा ये याद नहीं रखना कि इनके नाम क्या होते हैं, मेनली आपको क्या याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। यानी हम सेट को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 3 सेट हो तो हम किन्हीं भी 2 का पहले यूनियन निकाल कर तीसरे से उसका यूनियन निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। कभी कभी हमको एक ऐसा सेट मिल जाएगा जिससे हमें कुछ खास यूनियन निकालने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और हम ईजिली निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आपको 2 ऐसे सेट दे दिए जाएँ जो एक दूसरे के सबसेट हों, तो उससे क्या होगा, आपको यूनियन निकालने की ज़रूरत ही नहीं। आप जान जाएंगे जो बड़ा वाला सेट है वही यूनियन आएगा। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे हम इसे क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके उन्हें और इजी बना लेते हैं। अब थर्ड आपका जो रूल है उसे हम तत्समक नियम कहते हैं, या इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम जब किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो अगर हम किसी संख्या में 0 को जोड़ दें तो हमको वही संख्या फिर मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 और 2 में 0 जोड़ा तो हमें 2 फिर मिल जाएगा। तो जो 0 है या जो 0 है उसे हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं। उसी तरह से जो गुणा होता है उसमें आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, यानी 1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर का गुणा 1 से करते हैं या 1 से करते हैं तो हमें आंसर में वही नंबर दोबारा मिल जाता है। तो उसी तरीके जो हमारा फाई है, फाई मैंने आपको बताया नल सेट कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, जो खाली होता है। तो अगर इसका किसी भी
अन्य सेट के साथ यूनियन निकाला जाता है तो हमें फिर से अपना सेट दोबारा मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ए है इसमें तो आपको कुछ 2, 4, 5 एलिमेंट दिए होंगे। मान लो इसमें 5 एलिमेंट दिए हैं, 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं दी हैं, और फाई में कुछ भी नहीं दिया है। तो जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो जब इससे कुछ भी ना जुड़ा ना घटा तो क्या होगा, आपको उत्तर में फिर से ए ही मिल जाएगा। तो इसीलिए फाई जो होती है वो यूनियन की आइडेंटिटी होती है, और जब भी इसका किसी भी सेट के साथ यूनियन निकाला जाता है तो आंसर में हमको वही सेट फिर मिल जाता है। इसी को हम तत्समक नियम कहते हैं। अब अगला नियम जो होता है उसे हम हिंदी में वर्ग सम नियम कहते हैं और इंग्लिश में आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। वर्ग सम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, वो कैसे आता है? 2 गुणे 2 से, यानी 2 को 2 से ही गुणा करके। तो इसी तरह अगर 2 एक ही सेट का अपने ही सेट से यानी खुद ही से यूनियन किया जाए तो हमको फिर से वो सेट मिल जाएगा। मान लीजिए कि जो हमारा सेट ए है उसमें 1, 2, 3 3 नंबर है, और जो सेट ए है उसमें भी, क्योंकि वो भी वही है, तो 1, 2, 3 यही 3 नंबर है। तो जब इनका कॉमन हम सेट निकालेंगे यूनियन वाला तो 1, 2, 3 ही हमें उसमें भी मिलेगा, तो यही सेट हमें दोबारा मिल जाएगा। इसी को हम वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अब आखिरी नियम है यूनिवर्सल सेट का नियम, या लॉ ऑफ यू भी से कहते हैं, या इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, या यूनिवर्सल सेट का नियम भी कहते हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सल सेट का और किसी नॉर्मल सेट का आप जब यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही हमें मिल जाएगा। जैसे कि एक तरफ हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है ब्रह्मांड के सभी ग्रहों का समुच्चय, दूसरी तरफ हमें एक नॉर्मल सेट दिया है, उसी के अंदर से निकला हुआ एक सेट दिया है कि पृथ्वी वो सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रहों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि जब हम दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, पहले तो जो सौरमंडल के ग्रह हैं वो सौरमंडल वाला यानी जो हमारा ए है उसमें भी आ जाएंगे एक आव्यूह में, और दूसरी तरफ वो यूनियन जो यूनिवर्सल जो हमारा सेट है उसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भी सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो उतना तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी ग्रह बचेंगे वो सब आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, हमें फिर से अपना यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो इसलिए अगर किसी नॉर्मल सेट का और यूनिवर्सल सेट का जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो हमें उत्तर में यूनिवर्सल सेट दोबारा मिल जाता है। अब ये तो हो गए आपके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यूनियन को मैंने आपको बताया था सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन के गुणधर्म इसे कहा जाता है, यानी समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। अब अगर हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन निकालें, अगर यही हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो हमको इसमें कोई बदलाव नहीं करना, बस सारे के सारे नियम आपके यही रहेंगे, बस जहाँ जहाँ आपने यूनियन लगाया है उसकी जगह इंटरसेक्शन लग जाएगा। यानी नियम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सारे के सारे नियम यही रहेंगे, बस यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, मैं कई बार बोर्ड के सामने से हटी हूँ, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा पीछे जा कर के बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, उसके पहले ही इरेज कर दिया। अब दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से इरेज करके फिर ये लिखना पड़ेगा। तो आप बैक करके वीडियो को अपने और उसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इधर अभी मैं आपको एक बार मौका दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इधर ले लीजिए और उसके बाद हम समझ लेते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इंटरसेक्शन में भी सेम नियम होता है। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें या बी और ए का निकालें, दोनों तरह से उत्तर समान आएगा। अगर आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं तो उनमें से आप पहले किन्हीं 2 सेट का इंटरसेक्शन निकाल कर बाद में तीसरे का के साथ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, उत्तर समान आएगा। चाहे ए बी का निकाल कर बाद में सी का निकालें, चाहे बी सी का निकाल करके बाद में ए का निकालें, चाहे सी ए का निकाल करके बाद में बी का निकालें, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह जब आप नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स के साथ अपने किसी भी सेट ए का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें उत्तर में भी ए ही मिल जाएगा। उसी तरह जब 2 सेट को मतलब एक ही सेट का खुद ही से जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो सेट हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो हमें यूनिवर्सल सेट नहीं, इसमें कुछ अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए ए। हाँ,
यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए मिल जाएगा। अब और यहाँ पर जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ 5 मिलना चाहिए। हाँ, इतना फ़र्क होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में कुछ भी नहीं है। तो जब हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसी को लिया जाता है। तो जिस सेट में कुछ भी नहीं है और जिस सेट में 5 अंक हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ना होने का मतलब है कि जो हमारा फाइनल यानी रिजल्टेंट जो सेट आएगा उसमें भी कुछ भी नहीं होगा। और जब कोई भी अवयव ना हो तो वो क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे माइंड में क्लिक कर गया, वरना भी गलत हो जाता। और इसी तरह जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो जैसे एक तरफ हमारे पास सौरमंडल के सभी ग्रहों का समुच्चय है हमारा सेट ए, और उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ब्रह्मांड के सभी ग्रहों का समुच्चय। अब दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? ब्रह्मांड में भी सौरमंडल आएगा और हमारे सेट में भी सौरमंडल आएगा। तो कॉमन सेट क्या बनेगा? सौरमंडल के सभी ग्रहों का समुच्चय। और वही सेट क्या है? हमारा सेट ए है। तो जब यूनिवर्सल का और अपने किसी दिए हुए सेट का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा खुद का सेट हमें मिल जाएगा, जबकि यूनियन में हमको यू मिल जाता था, यूनियन में हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता था। और इसी तरह जब यहाँ पर ए और 5 का यूनियन निकालते थे तो ए मिलता था, जबकि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है। आप क्या कर सकते हैं, इसे सोच सकते हैं कि एक तरफ हमको बहुत से अंक या किसी चीज़ से बना हुआ सेट मिलेगा, दूसरी तरफ दूसरे सेट में कुछ भी नहीं है, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए आपके कुछ नियम। अब इसके बाद एक नियम और बाकी है जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मिला करके बनता है। तो आइए देखते हैं वो नियम क्या होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपका एक नियम बाकी बचा था जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या हिंदी में से कहते हैं वितरण या बंटन नियम। अब आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। उसी को हम वितरित करना भी कहते हैं, बंटन मतलब बांटना भी कहते हैं। तो ये नियम कुछ इस तरह होता है कि अगर हमको 3 सेट दिए हुए हैं ए, बी और सी, हमारे पास 3 सेट हैं और उसमें हमें क्या करना है? बी और सी का यूनियन निकालना है और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालना है। यानी पीछे के 2 सेट बी और सी का हमें यूनियन निकालना है, और जबकि जो आगे सेट दिया हुआ है ए, उसके साथ जो रिजल्टेंट बी और यूनियन सी का मिलेगा उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका एक तो तरीका यही हो सकता है कि हम बी और सी का पहले यूनियन निकाल लें और फिर रिजल्टेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लें। दूसरा तरीका क्या होगा? हम एक एक के साथ सॉल्व कर लें, यानी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें, और जो 2 रिजल्ट मिले उन दोनों का आपस में यूनियन निकाल दें। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझा देती हूँ। बाकी सब क्या है हमारे आगे हमें ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। जैसे कि हमारे पास ए की जगह पर एक सेट है 1, 2, 3, बी की जगह एक सेट है 2, 3, 4, सी की जगह एक सेट है 3, 4, 5। अब हमें क्या करना है? पहले हमें बी यूनियन सी निकालना है और बाद में उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे यानी बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा? हम जानते हैं कि यूनियन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें कॉमन होती हैं उन्हें लिखते हैं और उसके अलावा उन्हें एक बार लिखा जाता है कॉमन वाली को, और उसके अलावा जो चीज़ बचती है उसे भी नोट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बी में 2 है, सी में नहीं है पर नोट कर लिया। 3 और 4 बी में भी है और सी में भी है तो इसे भी नोट कर लिया। और 5 बी में सी में है लेकिन बी में नहीं है, इसे नोट कर लिया। अब ये हमारा बन गया बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए के साथ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कैसे निकलेगा? ए में 1, 2, 3 है और इसमें इधर हम लिख लेते हैं ए में क्या है 1, 2, 3 और इसमें 2, 3, 4, 5 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें और इसमें जो चीज़ कॉमन है हमें केवल वही लेनी है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर है, तो हमारे
जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C है इसमें 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर है और यहाँ भी है, 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 5 यहाँ है पर A में नहीं है, तो इस वजह से हम केवल कॉमन वाला ले लेंगे। यानी हमारे पास एक आंसर क्या आ गया, हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C 2, 3 वाला एक सेट आ गया। अब इसके बाद ये तो हमारा तरीका हो गया, इस वाले तरीके से हमने सॉल्व किया, पहले B यूनियन C निकाल लिया, उसके बाद A के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हम इस तरीके से करते हैं, यानी पहले A और B का इंटरसेक्शन ले लें। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A में 1 2 3 है और B में 2 3 4 है। तो इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि हम केवल कॉमन वाली चीज़ें लेते हैं। तो 1 2 3 और 2 3 4 में क्या कॉमन है, 2, 3 कॉमन है। फिर इसी तरह A इंटरसेक्शन C निकालेंगे जब, तो A में क्या है 1 2 3 और C में है 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया 3। अब इधर हमें मिल गया A इंटरसेक्शन B 2, 3, इधर मिल गया A इंटरसेक्शन C केवल 3। अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। अब यूनियन में हम जानते हैं कि क्या करते हैं, जब हम A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो हमें पता है यूनियन में हमें कॉमन वाली चीज़ भी लेनी है और उसके अलावा जो बचेगा उसे भी लेना है। तो कॉमन तो केवल हमारा 3 है, तो 3 आ जाएगा और उसके अलावा 2 बचा तो 2 भी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से भी आपको 2, 3 ही मिला था और इस तरह से भी आपको 2, 3 ही मिला था। तो अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इधर वाला ये मेथड है और यहाँ इसके ऊपर दूसरा मेथड है। तो ये हो गया हमारा वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटा सा एक रूल और आपका बचा है। इसको समझने के बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसे हम कहते हैं समुच्चयों का अंतर, ठीक है। और बस जल्दी से एक बार में इसे समझ लेंगे। समुच्चयों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसे कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर। इसे हम A माइनस B से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे A माइनस B से डिनोट किया जाता है। और अब इसमें क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि यूनियन में क्या होता था, कॉमन लेते थे, उसके अलावा जो बचता था वो भी ले लेते थे। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन लेते थे। A माइनस B में क्या होता है, हम उन अवयवों को लेते हैं जो A में है लेकिन B में नहीं है। यानी A माइनस B यानी समुच्चयों का जो अंतर है या डिफरेंस ऑफ सेट्स है, इसमें क्या आता है, केवल वही एलिमेंट आएंगे जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। अब हम एक बार पहले जल्दी से वेन डायग्राम से समझ लें। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इससे हमें यहाँ भी कोई मतलब नहीं। ये आपका एक सेट है A, ये आपका सेट है B। अब ऐसी चीज़ हमारा A माइनस B होगी जो A में होगी लेकिन B में नहीं होगी, यानी केवल इतना हिस्सा। क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कॉमन है, ये A में भी है और B में भी है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। और उसके अलावा जो ये डॉटेड हिस्सा है जो B है, तो ये क्या है, ये B में है, तो इसे भी छोड़ देंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो चीज़ केवल A में हो। और केवल A में होने का मतलब क्या है कि A में है, B में बिल्कुल नहीं है, यानी कहीं कॉमन भी नहीं है। तो ये चीज़ जो हमारी हुई, ये क्या हुई, A माइनस B। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लें। लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये एक सेट हो गया। B इज इक्वल्स टू मान लिया 3, 4, 5, 6, ये एक सेट हो गया। तो A माइनस B में क्या आएगा, वो चीज़ जो केवल A में है। तो A में यहाँ 3, 4 B में कॉमन है, वो इस वाले एरिया में आ गए जो दोनों में है, A में भी है और B में भी है, तो ये दोनों हट गए। 5 और 6 क्या है, इस वाले एरिया में आ गए। 5, 6 B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो ये भी दोनों हट गए। बचा क्या, केवल 1, 2। यही एक ऐसी चीज़ है, यानी ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है। तो यही हो गया हमारा A माइनस B।
अब बच्चों इसके आगे हम कल अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और आपको साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। और इसके अलावा आपको क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके और ज़्यादा भाई बहन जुड़ सके। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको भी आप क्लासेस सेंड कीजिए, और 12th वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी 11th वालों को अपनी क्लासेस सेंड करें और बताएं कि यहाँ पर 11th और 12th दोनों के लिए फ्री मैथ्स क्लासेस चल रही हैं, जो कि टोटली फ्री हैं। आप बच्चों, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करेंगे और क्लासेस शेयर करेंगे, मैं मोटिवेट होंगी आपको पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि आप पढ़ाई करने के लिए नेट ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा मतलब कंज्यूम होता है नेट, और उसके बाद में कितना खर्च आता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा नेट खर्च होता है और ये सब चीज़ें मुझे घर से ही मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरा एकेडमिक्स कंप्लीट हो गया है। मैं MSc कर चुकी हूँ मैथ से, और अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं भी आप ही की तरह हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरी मदद कीजिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।